हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्री एनर्जी आर ऑफ फिजिक्स। आज मैं बात करूँगी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि बोर्ड कैसा होता है, ड्रेसिंग सेंस किस टाइप का रखा जाता है, तैयारी कैसे करनी होती है, कितने तक मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे जो लोगों ने मुझसे पूछे। तो वन बाय वन मैं सिंपली इस वीडियो को इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं उन सारी क्वेरीज़ का आंसर दे सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि कैसा क्या होता है। तो देखिए, आप बिल्कुल फॉर्मल वियर कपड़े पहन के जाइए। ये चीज़ जिससे हम लोग इतनी तैयारी करके आए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि हमको वहाँ पर खुद को ज़्यादा हाईलाइट करके और वैसे प्रेजेंट नहीं करना है। अपने को सिंपल जो पोस्ट है उस पोस्ट के डेकोरम को मेंटेन करते हुए खुद को प्रेजेंट करना है। तो ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। सिंपल, जैसे गर्ल्स हैं तो वो सूट या साड़ी जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो पहन सकती है। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि साड़ी पहनना ज़्यादा कंपल्सरी है क्या। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल वो पहन सकते हैं, चाहे फिर वो साड़ी पहने चाहे आप सूट पहने। बस ये ध्यान रखें कि जो भी आप चूज़ करें, मटेरियल ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट हो रहा है या उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो। सिंपल सोबर कपड़े आपको पहन के जाने हैं। ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला परफ्यूम वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना जो हमको अलग से बता देती है, उसको हमको अवॉइड करना है। अलग आपको अपने इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी, अपने नॉलेज को बताना है। ड्रेसिंग आप जितना हो सके सिंपल ही रख के जाएँ। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस टाइप की ड्रेसिंग होनी चाहिए उस तरीके से। मेकअप वगैरह और वो सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। नॉर्मल तरीके से आप जा सकते हैं जो आपको एक फॉर्मल लुक दे एज ए प्रोफेसर। ओके, तो ये ड्रेसिंग की बात हो गई है। आप लाइट कलर के सही से कपड़े पहन के चले जाइए नॉर्मल। और देन एक क्वेश्चन है कि वहाँ कौन कौन बैठते हैं, कैसा होता है, बोर्ड किस तरीके का होता है। काफ़ी छोटी छोटी क्वेरीज थी। तो ऐसा है, वहाँ पर इंटरव्यू में जनरली 3 मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और एक मेंबर जो होता है वो आरपीएससी मेंबर्स में से होता है। तो वो जैसे जो भी मेल फीमेल हुएवर वुड बी देयर, आरपीएससी मेंबर बीच में बैठ जाता है। 2 लोग उनके साइड में बैठे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। वहाँ पर जब आप जाओगे तो उनके पास में आपकी बेसिक डिटेल्स होती है जिससे वो देख लेते हैं कि आपने 10-12 कहाँ से की है, आप कहाँ से हो। तो इंटरव्यू मेनली ऐसा होता है कि वहीं से ही शुरू हो जाता है। लाइक मेरा जैसे भीलवाड़ा है, तो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप, चाहे आपने वहाँ स्टडी की हो या फिर आप प्रॉपर जहाँ से हैं। मान लो आपने बीएससी अलग जगह से की है, एमएससी अलग जगह से की है और आपका प्रॉपर आप कहीं और से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको उन सारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे क्या क्या फेमस है, करंटली अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जो करंट इश्यू है वो पता होना चाहिए। तो अपने बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है वो आपको ऐसा कह दे कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाएँ आप कि आप खुद को किस तरीके से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले जाके उनको मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी होगा उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू दैट आप उनको ग्रीट करेंगे। देन जब आपको बोलेंगे कि बैठ जाओ तब आप बैठेंगे और बैठने की परमिशन मिलने के लिए उन्हें थैंक यू कहेंगे। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर जो भी वो क्वेश्चंस पूछे जाएँ उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर किए जाना है। मैं मेरे वाले क्वेश्चन स्पेशली जो फिजिक्स वालों के लिए वो बाद में बताऊँगी वीडियो के एंड में। अभी बेसिक बता देती हूँ। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एक बार आरपीएससी मेंबर ने आपसे पूछ लिया आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और वो ये भी पूछ सकते हैं, मान लो आप उस दिन के न्यूज़पेपर को उठा के उन्होंने कुछ पूछ लिया कि उन्होंने आते टाइम कोई न्यूज़ देख ली, कुछ सुन लिया, और या फिर कुछ करंट उस टाइम पे मुद्दा चल रहा हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो इंटरनेशनल लेवल पे हो। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इश्यू उसका बना हुआ है तो वो उससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो आपको डेली न्यूज़ से भी अपडेट होना ज़रूरी है। करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहें। आरपीएससी मेंबर के क्वेश्चन करने के बाद जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो वन बाय वन आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। वो आपको चॉइस भी दे सकते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो। अगर वो ऐसा कहते हैं, आपसे पूछते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम आप बोल सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर किया या मैंने क्वांटम मैकेनिक्स प्रिपेयर किया। तो आप कोई भी सब्जेक्ट बता सकते हो कि हाँ मैं ये वाला पेपर अच्छे से पढ़ के आई हूँ।
तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप अगर उन्होंने पूछ लेते हैं तो आपका वो टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप आसानी से उसके आंसर्स दे पाएंगे। तो 1-2 पेपर ऐसे प्रिपेयर करके जाएं जिसके लिए आप अच्छे से आंसर दे पाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे ही नहीं, चॉइस ही नहीं दे, है ना। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और क्या उस टाइम पे उनका मूड है उसके ऊपर। तो दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है, मतलब मोस्टली बच्चों को बोलते हैं कि आप बोर्ड पे पढ़ाइए, आप जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। तो बोर्ड पे पढ़ाने के लिए एक तो ये है कि आप 2 या 3 टॉपिक प्रिपेयर करें। हो सकता है पहला टॉपिक वो इंटरेस्ट ही ना ले, वो कहे नहीं इसके अलावा कुछ और पढ़ाओ, जनरली पहले में हो जाता है, लेकिन फिर भी आप 2-3 प्रिपेयर करके चलें। और जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इस चीज़ की श्योरिटी रखेगी, उसमें आपको फर्स्ट वर्ड से एंड तक आपने जो जो वर्ड्स बोले हैं या जो कुछ भी आपने बोर्ड पे लिखा है, आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी नॉलेज रखते हैं और श्योर है। वहाँ पर मतलब आपको 2 या 3 मिनट पढ़ाने के लिए बोलेंगे सिर्फ, उसमें वो देख लेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना कि आप टॉपिक लिख रहे हैं, आप जब लिख रहे हैं तो आपकी लाइन बोर्ड पे क्या होता है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, फर्स्ट टाइम अगर करेंगे तो हो सकता है उनकी लाइन बोर्ड पे टेढ़ी जाए, है ना। तो इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करके रखें कि आप कैसे वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो जो भी टॉपिक ले 2-4 मिनट के अकॉर्डिंग उसको आप पहले खुद समझ लें, उसको पढ़ाने के लिए देख लें कि आप क्या क्या की पॉइंट्स उसमें बताने वाले हैं। कोई भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन ली, उसका एग्जाम्पल लिया, जो कुछ भी आप बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें। और उससे रिलेटेड अगर कुछ रिसेंट हो रहा है, वेदर बी इट इन रिसर्च और एनीथिंग एल्स, तो आप उस टॉपिक से काफ़ी अपडेटेड रहें। तो ऐसे 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए प्रिपेयर करने हैं। फिर ये भी पूछा था कुछ लोगों ने कि बोर्ड कैसा होता है। तो जैसे मैं गई थी उस टाइम पे वाइट बोर्ड था, वाइट बोर्ड और मार्कर आपको दिया जाएगा, उस पर आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। फिर आप जो पढ़ाएंगे उसमें से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आप जो कुछ भी वर्ड्स बोल रहे हैं या लिख रहे हैं ना, उनको पूरा मतलब पता होना चाहिए, आप उनको अच्छे से उनको समझा पाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो लोग वहीं एंड कर दें, हो सकता है कि उसमें से और क्वेश्चंस पूछें या उनकी इच्छा हो जाए तो जीके के और क्वेश्चंस पूछें। अब बेसिक चीज़ें यही थी। ड्रेसिंग को लेकर बात हो चुकी है, कौन कौन बोर्ड में बैठा होता है उससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं, बोर्ड पर पढ़ाने से रिलेटेड बात हो चुकी है। बाकी आप बेसिक मैनर्स जो होते हैं ना, हम उस चीज़ को वहाँ लेकर जाएं, अपने कॉन्फिडेंस में रहें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसको लेकर सामने वाला सब्जेक्ट एक्सपर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में आपको अपनी बात उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। अगर हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये नहीं करना है कि आप उनसे बहस करने लग जाए या फिर उनको ये बोले कि आप जो कह रहे हैं वही सही है और उनका जो ऑब्जेक्शन है या फिर वो जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, वो चीज़ गलत है। तो उनका ईगो अपने को हर्ट नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। जनरली इंटरव्यू में हालांकि ये डिपेंड करता है कि आरपीएससी मेंबर कौन है। कोई होता है जिनका स्टार्ट ही मान लो 10 से हो रहा है, किसी का स्टार्ट 8 से होता है, कोई कहता है कि नहीं मैं मिनिमम 12 से स्टार्ट करूँ, है ना। तो वो सबका अलग अलग होता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप वहाँ पर किसी का अपने उस केस में ईगो हर्ट करके ना आ जाओ, क्योंकि वही केस होता है कि जब आप अपना बहुत ख़राब इंप्रेशन वहाँ पर छोड़ के आ जाओ, जिसकी वजह से आपको मिनिमम या बहुत कम मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पर खुद को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको जितने आंसर्स आ रहे हैं आप उतने आंसर दीजिए। जो आंसर आप, ऑब्वियस ही बात है कि एक इंसान को सब कुछ नहीं आ सकता है ना। अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ आएगा उस चीज़ में। अब मान लो आप फिजिक्स से हो और आप जो वहाँ पर आरपीएससी मेंबर बैठा है, उसने बॉटनी जूलॉजी पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स में वो बैठा होगा, तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन फिट हो जाते हैं कि हाँ ये उस टाइम पे किसी ने पूछे थे, उनको याद होते तो वो पूछ लेते हैं ना। तो हो सकता है कि आपको वो वाले क्वेश्चन ना आए क्योंकि वो आपका एरिया है ही नहीं और आप उन चीज़ों के ज़्यादा टच में ना हो सकता है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो लेकिन फिर भी आपको ना आए, या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हो लेकिन आप उस चीज़ को लेकर अपडेटेड नहीं है, आपको उस टाइम पे हो सकता है याद ही ना आए ना। तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको पोलाइटली सॉरी बोल देना है कि सॉरी मैम, मुझे इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है। अगर किस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा होता है, आप कुछ और बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जहाँ तक अगर आप श्योर है उस केस में कि इसका यही आंसर है, तो आप बोल सकते हैं कि सर जैसे मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही आंसर पता है। फिर भी अगर आप बोल रहे हैं तो एक बार हो सकता है कि उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं फिर से एक बार देख लूँगा या देख लूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपनी बात रख भी पाएंगे और प्लस उनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। तो आपको जहाँ भी जब भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, अगर कंटिन्यू मान लो 3 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है ना, तो भी आप उनको पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं,
उस चीज़ से उतना नेगेटिव इंप्रेशन जितना जनरली सोचते हैं लोग कि हम इंटरव्यू में कैसे बोलेंगे, इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हम जो पढ़ के गए उसमें से कुछ पूछा ही नहीं तो क्या होगा, उस टाइम पे हमें उस चीज़ का आंसर याद नहीं आया तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों का बस इतना सा है कि आप उस टाइम पे उनको बोल सकते हैं कि सॉरी मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, या फिर मैंने पढ़ा था लेकिन मैं इस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट में जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो तो उस टाइम पे उनको थैंक यू वो बोल दे कि ठीक है आपका हो गया, जाए तो लास्ट में उनको थैंक यू बोल के ज़रूर करें। तो ये बेसिक चीज़ है कि आप जाके ग्रीट करेंगे, वो बोलेंगे तब बैठेंगे, बैठ के थैंक यू बोलेंगे। फिर जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, वो आपको जाने के लिए कहेंगे, तब भी आप उनको थैंक यू बोल के निकलेंगे, राइट। तो ये सब कुछ तो बेसिक चीज़ें थी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई किसी को डाउट आता है कि ये कैसा होता है या वो कैसे होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं बता रही हूँ स्पेशली फ़िज़िक्स वालों के लिए कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हुई थी, मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगी, हॉबी आपसे पूछी जा सकती है कि आपकी हॉबी क्या है। तो जैसे किसी की सिंगिंग है, किसी की कविता लिखना होगी, जैसे कि मेरी कविता लिखना है, किसी को गार्डनिंग पसंद होगा। तो जो भी आपकी हॉबी है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या जैसे आपने बोला क्रिकेट खेलना पसंद है या फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उससे रिलेटेड फिर थोड़ा सा पढ़ के भी जाना। अगर आपने बोल दिया कि मुझे लिखना अच्छा लगता है या मुझे कविताएँ पढ़ना अच्छा लगता है, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आपका फेवरेट राइटर कौन है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें पढ़ के जाना है ना, जो आप हॉबी प्रिपेयर करके जाओ, उस हॉबी को एक्चुअली में प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके आइडल कौन है, तो जिन्हें भी आप अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, उसे भी प्रिपेयर करके जाएं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर हुई, जो मेरे बोर्ड मेंबर्स थे, ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले हम जाके उनको ग्रीट करते हैं, तो सेम आई डिड। जाते ही मैंने उन्हें ग्रीट किया। देन उन्होंने बैठने के लिए आगे होके बोल दिया। अगर नहीं बोलते तो मुझे पूछना पड़ता कि क्या मैं बैठ जाऊँ, इंग्लिश हिंदी। हाँ, ये चीज़ कुछ लोग बोलते कि इंग्लिश कंपल्सरी है, कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में बोलो, और प्योर इंग्लिश में बहुत कम लोग कंफर्टेबल होंगे, तो आप मिक्स बोल सकते हो। जैसे हम नॉर्मल जैसा भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं मिक्स में ही बात करूँगी, हिंदी में बोलूँगी और इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज़ करूँगी, बहुत सारे हैं ना, तो इस तरीके से बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन जो मेरे आरपीएससी मेंबर थे, वो मैम थे, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, क्या आप कंफर्टेबल है। तो मैंने बोला कि हाँ। फिर क्या होता है, उनके पास में अपना पूरा डेटा होता है, लाइक कि अपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमसे पूछते हैं। तो मेरी स्कूलिंग पूरी एजुकेशन मेरी भीलवाड़ा से है और मेरा होम टाउन भी भीलवाड़ा ही है। तो उन्होंने मुझे पहला चीज़ यही पूछा कि भीलवाड़ा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो मैंने उनका आंसर्स दिए, उनमें से उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन उठा लिया कि राजस्थान का मैनचेस्टर इसे क्यों कहा जाता है। देन उसके आंसर से उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चंस किए कि कोई 4 फैक्ट्रीज बताइए जो स्टार्टिंग में भीलवाड़ा में लगी थी। देन उन्होंने एक जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा, वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कि लेडीज़ के लिए उस टाइम पर जब इंटरव्यू था, उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी थी। तो ये एक तरीके से करंट अफेयर्स में हम सब लोग कवर कर लेते हैं ना, वो सब था। देन कन्या भ्रूण हत्या के लिए कौन सी स्कीम है। फिर कुछ चीज़ों के बारे में पूछा था, फुल फॉर्म सही, जैसे RT-PCR क्या होता है, ERCP क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद थे वही है। देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, उन्होंने जो RPSC मेंबर थे, उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बोला कि अब आप पूछिए, है ना। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि जैसा मैंने बताया कि हो सकता है वो आपको बोल दे कि क्या पढ़ के आए हो। तो अगर वो क्या पढ़ के आए हो बोलते हैं और आपको टॉपिक वाइज आंसर देने का मौका मिलता है तो और अच्छी बात है, आप टॉपिक वाइज आंसर दीजिए, ताकि आपका पूरा इंटरव्यू कुछ लिमिटेड चीज़ों या कंसेप्ट पे सीमित हो सकता है ना। अगर ऐसा नहीं, वो पूछते हैं कौन सा पेपर पढ़ के आए हो, तो आप उससे अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। और वो कुछ नहीं पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझे लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे थे। अब उसमें ऐसा होता है कि वो आपसे थ्योरी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, बेसिक डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी चीज़ की पूछ सकते हैं, जो भी उनका फेवरेट टॉपिक होता है या जो वो ज़्यादा टच में रहते हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मैं लास्ट में बताऊँगी मैंने तैयारी कैसे की थी। तो उस अकॉर्डिंग अब ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ के आराम आराम से पूछ रहा हो। मेरे केस में रैपिड फायर राउंड बोलते हैं ना, उस टाइप का था कि धमाधम वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर देते फिर मतलब बहुत फास्ट, जैसे हम बोलते हैं ना
बहुत फास्ट क्वेश्चनिंग आंसरिंग टाइप वाला सिस्टम हो रखा था। और मेरा इंटरव्यू लास्ट डे था। लास्ट डे का मतलब है कि जैसे फिजिक्स के इंटरव्यू आई डोंट नो 3 या 4 दिन चले थे, तो लास्ट डे लास्ट शाम वाली जो शिफ्ट होती उसमें था, और उसमें भी मैं 5वें नंबर पे यानी लास्ट नंबर पे थी। तो शायद उनके पास बहुत टाइम था कि मेरा इंटरव्यू लगभग 22-25 मिनट तक खिंच गया था। तो वही जब कितना फास्ट था फिर भी। तो पहले जैसे मैंने बताया कि आरपीएससी मेंबर ने क्वेश्चन पूछे, फिर लगभग 15 क्वेश्चन, जो कि सच में ज़्यादा अमाउंट है। बहुत से जैसे कि शुरू के इंटरव्यू थे तो कुछ साथी मेरे ऐसे भी है जिनसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना सारे लोगों को करना है। और मेरे टाइम तक आते आते शायद सब फ्री हो गए थे कि भाई लास्ट कैंडिडेट है, तो जो भी चीज़ थी पता नहीं। तो उन्होंने 15 क्वेश्चन पूछे। देन बोर्ड टीचिंग के लिए बोला सेकंड वाले एक्सपर्ट ने कि आप कुछ पढ़ा के बताइए। तो मैं सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक प्रिपेयर करके गई थी पढ़ाने के लिए। उसमें उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका जो एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। आप जो टॉपिक लें वो बहुत टफ ना लें कि आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ, और इतना ईजी भी नहीं लेना है कि आप वहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ पढ़ा रहे हो, मतलब 9th-10th लेवल की बिल्कुल पढ़ा दी। आप नॉर्मल चीज़ ले सकते हो, या फिर ऐसा कुछ टॉपिक लो जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मान लो कोई बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो सामने वाले जो लोग हैं उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, उस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि बोर्ड पे पढ़ाने की पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना कि आपकी लाइन सीधी जा रही हो। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ाते पढ़ाते भूल जाए, कि कन्फ्यूज हो जाए कि यार मेरे को इसके बाद में क्या कंसेप्ट समझाना है। तो उसकी तैयारी पहले से ही करके जाना। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बीच में या जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं वो हमसे हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी पढ़ाया था मैंने, तो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी हम पढ़ते हैं ना, बीसीएस थ्योरी ये वो, उन्होंने लगभग वो सारी चीज़ें जो है वो घुमा फिरा के उसी के ऊपर फिर वो इंटरव्यू आगे बढ़ा। तो जो इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट था वो जीके टाइप का था। सेकंड पार्ट जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने अपनी इच्छा से क्वेश्चन पूछे थे। ओके, थर्ड फिर जो मैंने अपने टॉपिक को पढ़ाया था बोर्ड पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई थी। और उसके बाद में फिर से ऐसा हुआ था कि आरपीएससी मेंबर जो है वो पूछने लग गए थे। अब ये शॉर्ट स्टोरी टाइप की है, मैं बता देती हूँ। कुछ अलग टाइप का ऐसा हुआ था कि आरपीएससी मेंबर ने बोला कि जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया तो आरपीएससी मेंबर सेट कि ओके हो गया, आप बोर्ड को रब करो और आ जाओ। लेकिन जैसे ही मैं डस्टर की तरफ जाती, फर्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। अब ऐसा है ना कि मैं बोर्ड को, ये ध्यान रखना कि आपको बोर्ड को मिटा के ही वापस आना है। ठीक है, आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ के आओगे पढ़ाने के बाद में। तो जैसे ही मैं डस्टर लेने के लिए आगे जाती, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अब अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे तो वैसी बात है कि मैं उनकी तरफ देख के उनको आंसर करूँगी, राइट। तो उसके बाद फिर से उनका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, 2 का आंसर दिया। फिर से मैं डस्टर की तरफ जाने लगी उसको उठाने के लिए, बोर्ड मिटाने के लिए। तो जैसे ही मैंने डस्टर हाथ में लिया, फिर से उन्होंने मुझसे सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा होता है ना, धमाधम क्वेश्चन की बौछार हो रही हो, उस टाइप की चीज़ आने लग गई। तो एक बार ऑलरेडी आरपीएससी मेंबर मुझे बोल चुके थे बोर्ड रब करने के, है ना। फिर उन्होंने वापस बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस बोला, मैंने जैसे बताया कि सेकंड वाले ने पूछना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे मैं ऐसे नहीं कर सकती थी कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन मैं उनको वेट करा के ऐसा बोलूँ कि पहले मैं बोर्ड मिटाऊंगी, या फिर मैं उनके क्वेश्चन को इग्नोर करके बोर्ड की तरफ टर्न आ जाऊँ। वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो मुझे पहले उनको आंसर करना था, और क्योंकि वो वहीं मुझसे खड़े खड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आरपीएससी मेंबर ये चाहते थे कि मैं बैठ जाऊँ। तो फिर आरपीएससी मेंबर ने स्ट्रिक्ट टोन में बोला एक्सपर्ट को कि अब रुक जाओ। तो एक तरीके से होता, मेरे को भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हमको उन्होंने थोड़ा तेज़ और स्ट्रिक्ट टोन में उनको बोला, तो अपने को थोड़ा यूँ लग जाता है ना। तो मैं फिर ठीक है, रब करने का टाइम मिल गया तो मैं रब करके आगे सीट पे बैठ गई। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि नहीं पता कि वो क्या चेक करना चाह रहे हो सकता है ये चीज़ रैंडमली हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पेशेंस चेक करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा चेक करना चाह रहे हो कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं अगर एक इंसान हमें कुछ कह रहा है और दूसरा इंसान हमें कुछ कह रहा है, तो हम दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करना है, या फिर मतलब किसी एक को ऐसा तो नहीं है कि हम इग्नोर्ड फील करा रहे हैं या जो कुछ भी हो। और हो सकता है कि रैंडमली हो, मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया हो ना। बट ये चीज़ थी कि मुझे बाद में लग रहा था कि ऐसा हुआ था, वो ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ दिमाग में रह जाती है उस तरीके से। फिर जैसे ही मैं सीट पे बैठी, आरपीएससी मेंबर ने बोला उनको कि रुक जाओ, और फिर ठीक है मैं बोर्ड रब करके अपनी सीट पर आके बैठ गई। उसके बाद में आरपीएससी मेंबर्स ने वापस, आरपीएससी मेंबर जो थी सॉरी मैम थी मेरे टाइम पे, उन्होंने फिर से अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। मतलब ये कि जीके के बाद में दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट से होके वापस मेरा इंटरव्यू आरपीएससी मेंबर के हाथ में चला गया। फिर उन्होंने क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, जैसा कि पता है फिजिक्स से हूँ,
उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि बिजली जो है वो क्यों कड़कती है ना। और एक क्वेश्चन था इन्वर्टर कैसे काम करता है। और ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान में शायद ये उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि वो फ्लोराइड वगैरह तक जाना चाह रहे थे कि राजस्थान में फ्लोराइड कहाँ ज़्यादा है और उससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये हम बेसिक जीके में पढ़ते हैं ना, राजस्थान जीके में हमने चीज़ें पढ़ी, तो उससे हम आंसर दे सकते हैं। देन वुमेंस डे कब आता है ये पूछा था। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है ये पूछा था। तो और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं भूल चुकी हूँ। ठीक है, अब सब कह रहे कि सारे आंसर आ गए थे क्या, नहीं आए थे मुझे सारे क्वेश्चन। फिजिक्स के लगभग मैंने सारे आंसर दे दिए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे वापस पूछा था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं जो मुझे उसका आंसर पता है मैं उसी अकॉर्डिंग आंसर कर रही थी। बस वो एक क्वेश्चन था जैसा यूँ था। और जनरल साइंस और इसके जो क्वेश्चन बता रही हूँ आरपीएससी मेंबर के जो क्वेश्चन है, मुझे इतना तो खैर अब याद नहीं रहा 2 साल होने में अब तो, पर दो तीन क्वेश्चन थे जिनके आंसर आरपीएससी मेंबर ने जो पूछे थे क्वेश्चन, उनके आंसर मुझे नहीं आए थे। तो मैंने सॉरी मैम बोल दिया था, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक था क्योंकि लगभग फिजिक्स मेन कवर हो गई थी। और जीके में आप वैसे भी सारे क्वेश्चन नहीं बता सकते, आपको नहीं पता कि वो क्या पूछ ले। और क्वेश्चन आना नहीं आना यार वो उस टाइम पे डिपेंड करता है उन्होंने किस टाइप की चीज़ें पूछी है, आप उस टाइम पे आंसर पा रहे हो या फिर आप याद ही नहीं कर पा रहे हो। बहुत चीज़ें हो जाती है ना उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, क्या चीज़ें हों हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो बस आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ मैंने रिटन क्लियर किया है और अब मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अच्छे से तैयारी करके जाए ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे। लगभग 20-25 मिनट चला था जैसे मैंने बताया मेरा इंटरव्यू। तो अब उसमें ऐसा है कि अगर आपको नहीं आता है तो पोलाइटली सॉरी बोल दीजिए, उस चीज़ का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी ना हो कि आपने आपने एक क्वेश्चन का आंसर सॉरी बोल दिया और देन आप अगले क्वेश्चन के लिए घबरा गए कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप बाकी का सारा इंटरव्यू बिगाड़ दो। तो इस टाइप की नर्वसनेस आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो आप बोर्ड पे पढ़ाने की भी प्रैक्टिस कीजिए, प्लस अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करके रखिए। ऑलरेडी अब रिटन क्लियर किया रहा है तो वैसे सारी चीज़ें पढ़ी हुई है ना, उनको बस वापस रिकॉल करना है। अब मेरी तैयारी का जो मैं कुछ चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। उस टाइम पे हमने ऐसा किया था, लाइक एक तो ये है कि अगर आप सिंगल प्रिपेयर करें तो बात अलग है, और अगर आप ग्रुप में प्रिपेयर करें तो उससे के भी कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ हम लोग प्रिपेयर करने वाले 2 लोग थे, तो हमारा ऐसा था कि अपने 9 पेपर जो होते हैं हमने बांट लिए थे कि ये पेपर्स तुम पढ़ना, ये पेपर मैं पढ़ूँगी। और उसमें भी जैसे कि मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स ली, तो मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बीएससी एमएससी का जो भी कंटेंट मुझे क्लियर पढ़ना है वो सारे पढ़ के उनसे हम खुद सोच सकते हैं ना कि हम क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्या डेफिनेशंस बन सकती है, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपन को खुद पढ़ेंगे ना अपन चैप्टर तो अपने को पता पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन बनने लायक है। तो लाइक एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स ली, उसके 100 क्वेश्चंस मैंने लिख लिए। हमने तैयारी को उस तरीके से किया था। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग उसी तरीके से तैयारी करो, मैं बस अपनी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैंने 100 क्वेश्चंस लिखे, तो क्योंकि मैंने वो पेपर प्रिपेयर किया तो मुझे उनके आंसर पता है। तो मैंने एक पेपर पे सारे क्वेश्चंस लिखे, पॉइंट टू पॉइंट उन क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स रिकॉर्ड करके जो हम मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें सेंड कर दिया। सिमिलरली एक पेपर उन्होंने प्रिपेयर किया, उन्होंने 100 क्वेश्चंस लिखे, उन्होंने मुझे वो क्वेश्चन शेयर कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो काम आधा आधा हो गया है ना। और फिर ये कि जब आप एक पेपर के 100 क्वेश्चंस कर रहे हो लगभग, और कहीं कहीं तो ऐसा था कि 120, 130, 140 भी जा रहे थे, तो 9 पेपर का मतलब है कि आप 900 हज़ार क्वेश्चंस कर चुके हो। और जब इतने क्वेश्चंस को बोल लेते हो, बोलने का सेंस ये कि मैंने रिकॉर्ड करके उन्हें भेजे हैं ना, तो इसका मतलब है कि मैंने आंसर्स खुद के दिमाग में पढ़ा, उसको समझा, फिर मैंने बोला, तो मेरे बोलने की प्रैक्टिस हो गई। सामने वाला इंसान उसको सुन रहा है तो उनको भी पता चल गया कि उस चीज़ का कंसेप्ट क्या था। और ऐसे करके, और वो रिकॉर्डिंग ऐसे कि अगर आप किसी और से मंगवा रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसको 2-3 बार सुन लो तो आपको पेपर भी आसानी से कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कवर किया था। पढ़ाने के टॉपिक्स हमने इस तरीके से किए थे कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने मतलब कि उसका घर मेरे पास में ही था, तो मैं उसके घर पे चली जाती थी कि मैं पढ़ाऊँगी और तो मुझे देखना, मुझे किसी के सामने पढ़ाना है। तो मैं उस टाइम मेरे पास बोर्ड भी छोटा था, बड़ा बोर्ड चाहिए था, तो मैं उसके वहाँ चली जाती थी। तो 2-3 बार मैं उसके वहाँ गई थी कि मैं पूरा पढ़ाऊँगी, अगर तुझे कुछ कमी लगती है तो तू मुझे बता देना। तो ऐसे आपके घर में भी छोटे भाई बहन या साथ में कोई हो या फ्रेंड हो, उसको आप बोल सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ यार, तुम देखो उसमें कुछ गलती हो तो, और तुमको कैसा क्या लग रहा है वो मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। देन ये है कि मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, तो अब उस टाइम पे 500 हज़ार आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ीस थी मॉक इंटरव्यूज़ की, तो हमने वैसे तो नहीं दिए थे। वही था कि हम लोग जो साथ में तैयारी कर रहे थे हमने डिसाइड कर लिया था
एक्ट करते हैं, हम स्टूडेंट हैं और सामने वाला बंदा जो हमारे साथ तैयारी कर रहा है वो आरपीएससी का मेंबर है या फिर मतलब इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ इंसान है। तो वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे और हमको आंसर देना है और उस टाइम पे सीरियसली खुद को करना है। तो ये आप अपने साथ वालों के साथ में, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस से या जैसे भी हो सके शेयर करके वीडियो कॉल वगैरह से आप लोग मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि बीएससी की अपनी बुक्स उठाओ, जो भी पेपर आपको तैयार करना है कि हाँ अगर मुझे ऑप्शन मिलता है तो मैं इस पेपर को बताऊंगा या बताऊंगी, तो आप उस पेपर को अच्छे से पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं, वेदर इट बी डेफिनेशन है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा होता है ना, कुछ कुछ हम लोग को पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन मिले उनको लिखो और उनको अपनी ओर से बोल के एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि हाँ मैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक थ्योरी बोलते तो हमको ऐसा लगता है कि यार इसकी डेफिनेशन हमको पता है कि ये क्या होती है, लेकिन हम सामने वाले को क्या कैसे बताएं कि ये चीज़ क्या होती है। तो थोड़े क्वेश्चन की बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर पेपर की तैयारी कर सकते हैं और एक पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, बाकी को आप नॉर्मल तरीके से तैयार कर सकते हैं। और घबराने की, डरने की, इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ओर से कॉन्फिडेंस से आंसर देना है, पोलाइट रहना है और जो आप हो ना अपने को खुद को ऑनेस्टी से आंसर दो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फालतू का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है और मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा अलग सा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे बन के रहो, क्योंकि हम में जो चीज़ें होती है वो सामने वाले लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो वैसे ही पकड़ लेते हैं। तो आप अपने अंदर की ऑनेस्टी को बरकरार रखें, वहाँ जो पूछे जाते हैं उन्हें सही सही आंसर दें, बस सिंपल तरीके से चीज़ें लो और बेसिकली वो सिंपल तरीके से हो भी जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। फिजिक्स के तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद थे भी नहीं तो मैं नहीं बता पाई। जैसे कुछ मुझे जो पता है, जैसे सुपर कंडक्टिविटी का तो मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैं बता सकती हूँ कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, उससे पूछा था। बीसीएस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए थे और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो अपनी बीएससी की बुक में आता है वैसे क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन जब टॉपिक पढ़ाने से पहले के क्वेश्चन थे वो कुछ फोनोन्स क्या होते हैं और अकाउस्टिक वाइब्रेशंस और इस टाइप के, मतलब थोड़े डीप क्वेश्चन और उस टाइप के उन्होंने पूछे थे। तो और बाकी आप लोग को जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बेसिक आपको तैयारी ऐसे ही करनी है कि जो जनरल क्वेश्चंस आपको लगता है पूछे जा सकते हैं उनको लिखो, उनको तैयार करो, दैट्स इट। ओके, एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख के जाना। जैसे बीएससी के अंदर आपके बीएससी में पूछ ले कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने किए थे, बीएससी की बुक्स का नाम पूछ ले कि कौन सी बुक्स पढ़ी थी। एमएससी के लिए पूछ ले कि एमएससी में आपका स्पेशलाइजेशन किस में था। जैसे हमारा माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो आपको स्पेशलाइजेशन अगर पूछ ले तो उससे रिगार्डिंग उसके भी थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल के एटलीस्ट नाम तो पता होने चाहिए कि आप उन्हें बता सको कि हाँ हमने ये प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए थे। तो यही सब था। अगर आप इसके अलावा और भी कोई चीज़ जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मैं अगर उसको कमेंट में करना पॉसिबल होगा आंसर तो कमेंट में ही आंसर कर दूँगी। और अगर लगेगा कि नहीं उसके लिए भी कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वीडियो तो ऑब्वियसली मैं अगर रिकॉर्ड करूँगी तो भी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि मैं आपको पेपर पेन पे तो बताऊँगी नहीं और स्लाइड प्रेजेंटेशन जितना मेरे पास में टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इसको सीधा ही बना दिया है। मतलब मैं और किस तरीके से दिखाती, बेस्ट तरीका तो यही था कि फ़ेस टू फेस ही दिखाती, बट मुझे वैसा नहीं करना था इसलिए फिर मैंने सिंपल ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके बना दिया है इसे। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आप लोग यहाँ तक आए हो तो नो डाउट आपने बहुत तैयारी की होगी यहाँ तक आने के लिए, तो ईश्वर और माता पिता के आशीर्वाद से आप सफल हो। वो जब भी इंटरव्यू देने जाओ, मैं तो ऐसा मानती हूँ, तो मैं कहूँगी ये चीज़ कि भगवान के, मम्मी पापा के पैर छू के फिर जाना। और बाकी सब अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।